अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और आज जुमा है, कॉल इन डे है। फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, मैं एक दफ़ा दोहरा भी देता हूँ 0213-3233-0927 और 27 की जगह आप 29 और 30 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर हैं शमसुद्दोहा ज़ुबैरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप दो हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो मसलों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जी सर। ये जो बड़ी अफसोस की बात है कि जो हमारी सियासत है इसमें जो हमारे कौमी सतह के लीडर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी आमियाना ज़बान इस्तेमाल की जा रही है जी, जिसका असर हमारी जो नई नस्ल है उससे बहुत बुरा पड़ रहा है, जिसका हमें अफसोस है। अब दूसरी बात यह है कि ये नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने आते ही, मैं क्योंकि यूजाई का पेंशनर हूँ, इससे पहले भी मैं तो जो आपके प्रोग्राम के वसासत से मैं दिलवा चुका हूँ कि चेयरमैन जो थे शकील अहमद साहब उनको रिमूव कर दिया गया इमीडिएटली और अब कोई चेयरमैन इस वक्त ईओबीआई का नहीं है मौजूद, जिसकी वजह से जो ईओबीआई के पेंशनर्स हैं जिनकी 8,500 रुपये पेंशन है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव हो रहे हैं इन हालात में जब $200 पहुँच चुका है। हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान की तरफ बातें कर रही हैं। तो मेरी आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि खुदारा कि मुफ्ती इस्माइल साहब को और जो भी कंसर्न है उनको मेरी आपकी तवज्जो से रिक्वेस्ट है कि भाई, क्योंकि पहले ये बाकायदा कमिटमेंट की गई थी कि 15,000 कर दी जाएगी और मिनिमम वेज अब 25,000 जब इस गवर्नमेंट ने कर दी है तो कम से कम उसके बराबर पेंशन ईओबीआई की होनी चाहिए जी। और मेडिकल के हवाले से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें मेडिकल कार्ड इशू किया जाए ताकि लोग अपना इलाज करवा सके, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो मेरी आप तीनों कॉम्पिटेंट लोग हैं, बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ और पूरा पाकिस्तान देखता है क्योंकि ये जरा हटके नहीं, वाकई हटके है ये प्रोग्राम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर जरूर कोई ऐसा तबसरा करें। और ये जो सियासत हमारी जिस लेवल पे पहुंच गई है ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये तो सर अभी जो लेवल है हर दिन एक नया नीचे वाला लेवल होता है और जो सबसे खूबसूरत बात है कि आप ज़बान भी इसी तरह की इस्तेमाल करते हैं और फिर दूसरे जुमले में ही इखलाकियात पर दर्स भी सुनाया जाता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रेटिंग भी आ रही है जी। और बिल्कुल आपने इस पर पहले भी कॉल की थी, मुझे अभी याद आ रहा है ईओबीआई वाली बात, और उस वक्त भी हमने कोशिश की थी कि जो है डिसीजन मेकर्स उन तक हम पहुंचाएं, लेकिन एक बार फिर करेंगे क्योंकि बिल्कुल है तो ये नाइंसाफ़ी। रहील अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी जवाब साहब, अभी जो पहले कॉलर ने बात की उसी को मैं ज़रा आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि आज अफसोस हुआ देख के इमरान खान ने जो बिलो दी बेल्ट बात की है। उनको एहसास होना चाहिए था कि उनके जलसे में भी लेडीज़ बैठी हुई हैं और मज़ेदार, बल्कि अफसोस की बात यह है सॉरी कि उनके जो सोशल मीडिया वाले हैं वो इतना खुश हो रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया और करें। देखें, एक बात करूँ कि घर का सरबरा, आपके घर में कोई सरबरा हो, मतलब घर का सरबरा हो, वो घर में अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करे तो घर के जो बच्चे हैं, जो घर वाले हैं, वो वही लैंग्वेज बाहर भी करते हैं, घर में भी करते हैं। तो इसका कोई एक कट ऑफ लाइन होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो हमरा को एक्शन लेना चाहिए कि अभी जो भी इस किस्म की बात करेगा हम 3 दिन के लिए उसकी हर किस्म की जो भी मसरूफियात, जो भी चीज़ें हैं, जलसा है, कॉन्फ्रेंस है, मूवमेंट है, वो हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होगा ना, इस किस्म का नहीं होगा कि अब कल वो मुस्लिम लीग नवाज वाले इनका जिद जवाब देंगे। इनको तो खैर कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ी की, इनकी तो आदत है। 2011 से इन्होंने कहा जी चलें इस पे, क्योंकि इनको रेटिंग मिलती है। और ये कल के, मैं आखिरी बात करूं, कल जो अशरफ शरीफ एयरवाई वालों ने शो किया था उसमें उसने बार बार कहा जी 2 जलसों में मरियम नवाज ने 100 दफ़ा नाम दिया। आजकल तो एयरवाई इमरान खान है और इमरान खान एयरवाई है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगली कॉल तसज्जुल हुसैन साहब हैं कोपेनहेगन से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। रिसेंटली देखा था कि अब्दुल हफीज शेख साहब जो हैं वो आए हैं और बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल वगैरह मिला है। तो सर ये मैं इन्हें कैटेगराइज करता हूँ, इन लोगों को या काफ़ी सारे जो रिसेंटली आए हैं, कि ये आपको नहीं लगता कि ये मईशत के शरीफुद्दीन पीरजादे हैं जो बस एक हद तक कोई चीज़ निकालते हैं कुछ टाइम के लिए और मसले वहीं के वहीं रहते हैं, तो बस वो उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए और उनके हैसे करने के लिए बस कोई काम करते हैं और उसके बाद फिर वही बेड़ा गर्क हो जाता है इकोनॉमी। तो मतलब ये क्यों नहीं सीख सा रहे? ऐसी कौन सी गिदड़ सिंह इस दफा लेकर आएंगे कि जो पहले ये इस्तेमाल नहीं कर सके? आपके ज़हन में कोई नाम है इनसे हटके?
सर मेरे ज़हन में कहाँ से होगा जब इतने बड़े बड़े जो बकौल उनके अगर उन्होंने चलाया तो वो तो साफ नज़र भी तो आ रहा है ना सर कि सही ठीक चला या नहीं चला। नहीं, कभी कभी जो चलाने वाले होते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, जो बाहर बैठा हुआ होता है उसको सारा मंजर नज़र आ रहा होता है। तो आप सजेस्ट करें ना कौमी मफाद में, आप तो वैसे भी कोपेनहेगन में तशरीफ फरमा। सर बाहर बैठ के तो कोई है नाम मंत्री करते हुए लोग भी कोई नाम है, मसला ये सर कोई मिलता नहीं है और इन्हीं पे गुजारा करना। आतिफ मियाँ को वैसे नाम सुना था एक दफा, हाँ, और उसके अलावा भी बहुत फिर कुछ हो गया था, बहुत और भी चीज़ें सुनी थी। बहुत मसला एक और ये भी है हुसैन साहब कि हम भी जो है ना, और हम से मेरी मुराद आप और मैं नहीं है, हम क्या फ़ैसले ले सकते हैं, जो ऊपर बैठे होते हैं वो बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं ना, चीज़ें सही भी चल रही हो तो बोर हो जाते हैं। और मसला ये है उनका और मेरे ताया का एक ही हाल है, ऐसा ही है। 3 दिन में अगर वो ठीक ना होना तो डॉक्टर बदल लेते। नहीं तो डॉक्टर बदल देते हैं ना। यहाँ पर क्या होता है कि सर 3 दिन में एंटीबायोटिक, आपने 10 दिन एंटीबायोटिक लेनी है, 3 दिन में इलाज नहीं हुआ तो आप होम्योपैथिक के पास जाएंगे, वो कहेंगे महीने का है, आप वो भी 3 दिन के बाद बोर हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे आप हकीम के पास जाएंगे, हकीम कहेंगे यार ये आपने पूरा साल करना है, 3 दिन के बाद आप कहेंगे बाहर में जाइए हकीम, और फिर आप आईसीयू में होंगे और फिर कहेंगे यार वही पुराना जो डॉक्टर था ना उसको बुलाओ। सो आई थिंक यू हैव योर आंसर सर। हाँ, 75 साल में यही हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। जफर इकबाल साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम दुरार साहब, वजाद साहब, कैसे हैं आप? वजाद साहब बिल्कुल ठीक है। शुक्र है, नहीं क्योंकि मेरा नाम लोग खराब करते हैं, अच्छा वो आपका मोहम्मद हुसैन साहब आप ठीक हैं? जी सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज दूसरी दफा बात हो रही है आपसे जी। आज से कोई साल पहले या 8-9 पहले बात हुई थी। मैं आज फिर वही बात रिपीट करूंगा। सियासत की हम रोजाना बात करते हैं, सुनते हैं, फरमाए। हमारी जो लास्ट डिबेट हुई थी वही MD कैट स्टूडेंट्स के ऊपर हुई। हर चीज का हुआ लेकिन बच्चों को इंसाफ नहीं दे सके, ना पिछली गवर्नमेंट ना ये मौजूदा गवर्नमेंट। साहिवाल वाले बात कर रहे हैं आप? जफर बात नहीं ये कह रहे हैं आप किस वाकये की बात कर रहे हैं? किस वाकये? ऐसी नहीं वो जो PMC MD कैट स्टूडेंट्स MD कैट मसला उसका हुआ क्या सर? जी उसका हुआ क्या? वो कुछ भी नहीं हुआ, बस उन्होंने अपनी मर्जी के रिजल्ट बना के बच्चों को जो है ना वो ऊपर नीचे करके बना लिया। किसी ने नहीं पूछा कि ये क्यों कैसे हुआ, वो सारे अपने गेम है। वो वालिदैन जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत के बाद एक टाइम खाना छोड़ के बच्चों को पढ़ाया कि ये किसी जगह लगेंगे, उनके साथ ज्यादती हुई, किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। ठीक ऐसा ही है सर। और इंक्लूडिंग हमारे वो जो साबका वजीर तालीम है जो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, जब उनकी बातें सुनो तो जी वो भी इसमें साथ उन्होंने भी नहीं देखा कि किसी गरीब का बच्चे हैं जो कि इम्तिहान दिया, उनके साथ इंसाफ किया है। नहीं सर वो देखिए वो ट्विटर से फुर्सत मिलेगी तो फिर ऐसे काम किए जाएंगे ना, तो जाहिर है आपने वहाँ पर भी अपनी कैंपेनिंग करनी होती है, हर जगह कैंपेनिंग करनी होती है, तो इस तरह के काम कौन करेगा? ये मान के चला करेंगे ये काम नहीं होगा ताकि अगर हो जाए तो आपको उसे बोनस समझें। जी जैसे मैं हर सुबह जब जागता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि यार आज मैं गिर के ना मेरा सर फटेगा। तो रात को मैं कहता हूँ यार मेरा सर नहीं फटा आज, तो खुशी कितने अच्छा दिन गुजरा है मेरा। बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चेंज अराउंड करके, कॉपीराइट का कोई मसला नहीं है। रुस्तम ऐवान साहब हैं चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर। हेलो जी आवाज आ रही है सर, फरमाइए। आवाज आ रही है। मैं ज़रार खोड़ो साहब से बात कर रहा हूँ। जी सर दोस्तों साहब आपका टीवी ऑन तो नहीं है? क्योंकि अगर आपका टीवी ऑन है वहाँ पे 5 सेकंड की डिले होती है इन केस कोई गाली गलोच कर। टीवी ऑन नहीं है मैं। अच्छा जी आपकी आवाज सुन रहे हैं सर, बोले। सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा फेयर होता है और कोई उसमें बयास नजर नहीं आता, बिल्कुल किसी किस्म की पोलराइजेशन नहीं होती है, बड़ा एक हट के तजज़िया आप लोग देते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे टीवी चैनल्स पे मुबसरीन बैठे होते हैं जो तजज़िया कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ये तो लोगों को एजुकेट करने के लिए होते हैं कि जो बयानात चल रहे हैं पॉलिटिशियन के और मुख्तलिफ पार्टियों के जी, तो उनको थोड़ा सा ये एलाबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसमें ऐसे बताते हैं कि सही है।
तो हम गिला करते हैं सियासतदान, उनके तो काम ही ये है, उन्होंने तो एक दूसरे किसी तरह गर्दन पे पांव रख के उन्होंने अपना नरेटिव बिल्ड करना है और बातें करनी है। मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं इनमें इतनी पोलराइजेशन क्यों आ गई है कि बिल्कुल अगर आप एक बंदे को सुने तो पता लगेगा कि इसका जो जिस बंदे के या जिस पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी पार्टी तो इसी तरह वो इस तरह बयान करेगा कि वो बिल्कुल समझ गए सहाफत में क्यों आ गई है। आप इसको क्यों नहीं, इसके कुछ थोड़ा सा अपना नहीं, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन आ गई है सोसाइटी में या सियासत में, तो जब वहाँ आ गई है तो भाई जो सोसाइटी में रहने वाले हैं वो भी पोलराइज तो होंगे ना, वो भी पार्टियां तो बनेंगे ना, ये तो नेचुरल बात है। कुछ लोग जो हैं कमिटमेंट के साथ वो समझते हैं कि जी नहीं ये ब्लैक है ये वाइट है, और कुछ लोग जो हैं माल पानी के चक्कर में ब्लैक को वाइट कहना शुरू कर देते हैं और वाइट को ब्लैक कहना शुरू, दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन सोसाइटी में जो भी वाइब्स होंगी तो सोसाइटी का जो भी मेंबर है, भले वो किसी भी इदारे का हो और किसी भी जगह पे बैठा हो, उसे मुतासिर ज़रूर करेंगी। ये नहीं हो सकता कि जी बारिश हो रही है तो मुझ पे क्यों छींटे पड़ रहे हैं और ज़रार पे क्यों पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह की जहरीली फ़ज़ा है, तो उसमें सिर्फ सेन रहना या पागल ना होना, यही अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हमें रोज़ाना यकीन जानिए इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। कसम से। तो सूरत हाल जब यहाँ हो तो फिर सिर्फ एक तबके का जिक्र ना करें, जी फलाना क्यों हो रहा है तो फलाना क्यों नहीं हो रहा है। ये तो बहुत कुछ कंट्रोल करना होता है सर, बहुत कुछ अपने अंदर भी रखना होता है, बहुत कुछ पीना भी होता है। मोहम्मद इफ्तिखार हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी ज़रार खोड़ो साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। तो सर मैंने गुजारिश ये करनी थी कि आज खान साहब ने जलसा किया है मुल्तान में, और उन्होंने जो मरियम नवाज साहबा के बारे में जो वो अल्फाज कहे हैं वो अखलाकियात के दायरे में नहीं है। ये बात नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, सियासत करें, क्योंकि सियासत की एक हद है, उस हद में रह के करें आप। आपको लगता नहीं है इफ्तिखार साहब, सॉरी कलामी के लिए माजरत, कि ये जो हद है ये तो काफी देर पहले ही पार कर दी थी? नहीं, बात तो हो चुकी थी, लेकिन अब जो है ना जी, देखें ऐसे अल्फाज नहीं थे पहले। हाँ तो कह दिए, अब नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे इससे तो भी आगे की बात फिर आपको लगेगा कि नहीं वो जो पिछले अल्फाज कहे थे वो तो हल्के थे, अब वो जो कह रहे हैं वो ऐसे अल्फाज नहीं है। अच्छा तो रेड लाइन तो आगे आगे भाग रही है। हाँ, और मतलब देखिए हम मतलब अफसोसनाक बात है, लेकिन हैरत कुन बात तो कहीं से नहीं है ना। हाँ, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक दफा चाका खोल गया तो खुदा का खौफ करें। और ये तो कुछ नहीं, आप डाउन द लाइन देखें ना कि क्या क्या बातें होती हैं, तो शर्मनाक है, अफसोसनाक है, गिरी हुई बातें, लेकिन हैरान कुन बिल्कुल नहीं है। वक्फा ले। वेलकम बैक। रेहान शमीम साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वसतुल्लाह खान साहब, क्या वसत है आपकी बातों में? ज़रार खोड़ो साहब, क्या गहराई है आपकी बातों में? और जैदी साहब आज मौजूद नहीं है, क्या इंटेलेक्ट है उनकी बातों में? थैंक यू सर। आपसे दो हफ्ते से बात करना चाह रहा हूँ आपसे, मगर मेरी बात बिल्कुल नहीं हो पा रही है आपसे, क्योंकि फोन ही नहीं लग पा रहा था, इतने लोग लाइन पे होते हैं। अब फरमाइए। तो आपने एक प्रोग्राम किया था अभी टीसीएस के हवाले से, सीओ साहब को बुलाया था। जी बिल्कुल। उनके सर क्या बेहतरीन प्रोग्राम किया था, क्या मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ सर। मतलब मैं वाहिद प्रोग्राम है सर जो आप लोगों का देखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को, मैं वही हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन खोल ले लोगों को सिखाने के लिए। वही कोई आएगा नहीं, लेकिन थैंक यू। मगर सर क्या खूबसूरत प्रोग्राम था, बहुत शुक्रिया। क्या पढ़ा लिखा प्रोग्राम, क्या लोगों के ये इस तरह की चीजें सर लोगों को बताएं सर कि हमारे लोग कैसे अच्छे हैं, आप कैसी बेहतरीन बातें करते हैं, आप लोग क्या तमीज से मतलब चीजों को उजागर करते हैं, माशरे की चीजों को। सर कहाँ हैं हम लोग? हम तो बहुत दूर निकल गए हैं। ये पोलराइजेशन होके
मतलब तबाह बर्बाद हो गया है। फैमिली के अंदर ये इमरान साहब ने लड़ाई झगड़ा लगवा दिया है, दोस्तों में नफरतें हो गई हैं। यकीन करें, मैं BVS पारसी का पढ़ा हुआ हूँ, हमारे ग्रुप के अंदर जो है सर, स्कूल के वो 50-60 लड़कों का हमारा ग्रुप है, उसके अंदर सर हर वक्त यही लड़ाई झगड़ा बदतमीजी में, तो हर ग्रुप में। प्लस ये सर आप ये देखें, एक और चीज में, एक ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, मैं सिर्फ इस वजह से आपको ये बात इस वक्त बता रहा हूँ कि ये अभी लम्स के बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है सर। अच्छा। ठीक है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने CMH पिंडी के अंदर, मेरे दोस्त का बेटा वहां पे था क्रिटिकल कंडीशन के अंदर, और वहां पे उन्होंने रहना खाना पीना एवरीथिंग उन्होंने कहा कि सब फ्री है, आप लोग आराम से रहें, हम आपके बच्चों की टेक केयर करेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप ये हमारे बच्चे हैं। तो सर मतलब ये देखें, हम बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी को सर, काम तो सर वही कर रहे हैं ना सर, काम तो उन्होंने वो किया ना। हमारे यहाँ से कोई गया जाके, हाँ साहिवाल सानिया हो गया, उस पर कुछ नहीं हुआ, किसी चीज से हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, सब इसी तरह से। वो एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ने कितनी गालियां नहीं दी थी, उनके लोगों ने कितनी गालियां नहीं दी थी। अगर कराची वाला अगर ये सब गालियां बकता या इस तरह की बातें बोलता कराची वाला, तो सर ये बताइए उसके साथ क्या होता, उसके साथ क्या होता। तो बहरहाल आप लोगों को सर ये होता है कि दोबारा आपकी कॉल, आपको कॉल करने की जहमत ना होती। ऐसा ही होता ना, ऐसा ही होता यार। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, थैंक यू, मेड माय डे। रेहान ने ये जो कहा ना कि इनका जो ग्रुप है BVS मामा पारसी का, और उसमें लड़ाइयाँ हो गई हैं और एक दूसरे से बातचीत बंद है, अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये बेसिकली ये जो फिनोमिना आया है, ये नई नस्ल जिसका ताल्लुक़ उस मिडिल क्लास से है जो हार्डली जिन्हें ज़िंदगी में वोट देने का तजर्बा हुआ, और वो सियासत अब पॉलिटिकल किस्म की क्लास थी। तो अचानक से एक अवेयरनेस की जो सूरत हाल आई, तो मिल गए इमरान खान उन्हें, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है कि रोल मॉडल मिल गया, तो उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। आप ज़रा गौर करें कि ये जो मिडिल क्लास है, ये जो ग्रुप है, इसके अलावा जो भी क्लासेस हैं, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत पुरानी है, तो उन्हें ऊंच नीच का पता है। तो वहाँ इस कदर जज्बाती पना, जो नया नया मुसलमान बड़े जज्बाती होता है ना, उस तरह का जज्बाती पना आप एक देही इलाके के उसमें नहीं देखेंगे या छोटे कस्बों में नहीं देखेंगे। ये जो बड़े शहरों में उबाल आया है, ये वो क्लास है जिसने नया नया सियासत का मज़ा चखना शुरू किया है, सड़क पे निकले हैं। अब इनको पता नहीं है कि इसके साथ डील कैसे करना है, इस जज्बे के साथ, या बाकियों के साथ डील कैसे करना है। हाँ। बाकी क्लासेस चूंकि ट्रेंड हैं सन 70 से कम, हाँ, या उनके देखते ही हैं वो रोजमर्रा, तो उनका एक टेम्परामेंट बन गया है। इनका टेम्परामेंट चूंकि नहीं बन रहा है, इसलिए इनकी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो ये लगता है। आई थिंक यू आर राइट। एंड दूसरी बात है कि जिस चीज़ को ये शऊर कहते हैं ना, वो शऊर नहीं है, वो शऊर नहीं है। ये लिटरली माँ बहन की गालियां पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये सियासी। अच्छा, और इसीलिए क्योंकि नया नया है, लिहाजा ये नहीं पता जाना किथे है। हाँ, बस जाना है, बस जाना है, पत्थर मारने। हाँ, ये पत्थर मारने। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस। यू थिंक सो बॉस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर हम सरवाइव कर गए तो 2-3 इलेक्शन के बाद ये भी जाहिर है कि इनको भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि किस तरह रिएक्ट करना है किसी भी बात पे। अभी नया नया ख्याल है, आपकी खुशफहमी है, लेकिन लेट्स सी। आई होप यू आर राइट। मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना खुशफहमी के अलावा, क्या करें? है 2-3 ऑप्शंस, लेकिन उससे बेहतर यही है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। हफीजुर रहमान साहब हैं घोटकी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हफीजुर रहमान बात कर रहा हूँ सर, 2 हफ्तों से ट्राई कर रहा था, शुक्र है आज। अच्छा, आज बहुत सारे कॉलर 2 हफ्तों से। जी फरमाइए। जी जी सर ये मेरा एक मसला है। हम इधर टीचर्स हैं बोर्ड की, इस पे एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध में जी सर। ये JESTs के तौर पे हम 2018 में भर्ती हुए थे IBA की टेस्ट के जरिए, और उस वक्त उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें जो है ना प्योर कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया था जी। तो अब तक हम कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं, और पिछले 2 सालों से हमारी इंक्रीमेंट भी बंद है, और हम जो है ऑलरेडी सर्विस में थे, वहाँ से थ्रो प्रॉपर चैनल जो है ना JESTs भर्ती हुए, तो वो पे प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रही।
लेकिन अब क्या है कि अब सिंध हुकूमत जो है दोबारा भर्ती करने जा रही है असातिज़ा की तकरीबन 50,000, और वो जो नए आ रहे हैं वो सारे परमानेंट बेसिस पे हैं सर, रेगुलर बेसिस पे। सही। तो सर इस वजह से हमारी अब जो 2018 वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे, और 2021-22 वाले वो जो है परमानेंट पे। तो हमारी अब सीनियरिटी का मसला बन रहा है कि हम जूनियर हो जाएंगे और हमारी इंक्रीमेंट भी बंद पड़ी हुई है, पे प्रोटेक्शन भी बंद है। तो इसके खिलाफ हमने जो है ना 1 जून को कराची में एक प्रोटेस्ट का ऐलान भी किया हुआ है। तकरीबन 4,000 JESTs हैं और जो है ना 1500 के करीब फीमेल टीचर्स हैं, ECTs। जी जी। और वो सब उनका सबका ये सब कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ तो जी सर, हम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं। समझ गए। बार जो है डिपार्टमेंट को हमने कहा है और जो है ना इस तरह, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन वो करते नहीं। ठीक है। तो मतलब कि लिम्बो में फंस गए हैं। एक वक्फा हमने वक्फे के बाद इसका फिर जवाब दिया। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हफीज़ुर रहमान साहब ने कॉल की थी घोटकी से, और इनका वही मसला है ना कि ये क्रैक्स में फंस गए हैं। जो उनसे पहले वाले थे वो परमानेंट हैं, इनके बाद वाले परमानेंट हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के खड्डे में फंस गए हैं। ये मोबाइल फ़ोन वाली स्कीम है कि अब ये पैकेज अब नहीं रहा, 1 साल ये पैकेज चला है, आपने ले लिया लेकिन अब नहीं है। ऐसा ही कुछ है। लेकिन फिर भी आई मीन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर ही लोगों को रख रहे थे तो फिर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर अब नए लोगों को परमानेंट कर रहे हैं और पुराने अभी तक बीच वाले को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बने, तो ये तो एक अजीब व गरीब सिचुएशन है। एक और अजीब व गरीब सिचुएशन है, कोई कमी नहीं है हमारे पास। असद शाह साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, असद बोल रहा हूँ जी लाहौर से। एक्चुअली क्योंकि आजकल कुछ गवर्नमेंट काफी हॉट टॉपिक है इकोनॉमी को लेके, तो उस सिलसिले में मैं कुछ सजेशंस देना चाह रहा था। जो मैं चाह रहा था कि आप भी अरबाब इख्तियार से कुछ इस में बात करें कि आप वो इन लाइन्स में तो क्यों नहीं सोचते जी। इसमें पहली सजेशन ये है कि क्योंकि मैं कुछ अर्सा मुल्क से बाहर रहा हूँ, तो UAE में मैं कुछ 10 साल रहा, तो वहाँ पे उन्होंने ये किया सर कि 2017 में उन्होंने ये कहा कि जो भी यहाँ पे सिगरेट सेल हो रहा है, जैसे एक मैं एग्जांपल के जो 3 दिरहम का बिक रहा था, उन्होंने कहा कि ये 1 नवंबर से इसकी प्राइस 6 दिरहम हो जाएगी, और उन्होंने 1 नवंबर से 6 दिरहम कर दी। फिर उन्होंने 1 साल के बाद वही 6 दिरहम की चीज जो थी वो 12 दिरहम की, यानी कि जो चीज 3 रुपए की बिक रही थी वो उसकी जो फाइनल प्राइस तो अभी जो इस वक्त वो उधर जो रेट है, यानी कि 3 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट 9 दिरहम उसके ऊपर वो टैक्स ले रही है UAE गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ उन्होंने ये किया कि जो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक थी और एनर्जी ड्रिंक थी उनकी प्राइस को भी डबल से ट्रिपल कर दी। सही। उसकी उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि इसको हम इससे जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा उससे हम हर सेक्टर पे और बहुत सारे रिफॉर्म्स करेंगे, क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स में आते हैं, ये कोई नेसेसिटी तो है नहीं। यानी कि अगर इसके ऊपर सिगरेट की डब्बी के ऊपर अगर आप उल्टी सीधी तस्वीर बना देंगे शायद उससे इतना फर्क ना पड़े पीने वाले पे, लेकिन शायद जब प्राइस को डबल या ट्रिपल कर देंगे तो उससे कोई अगर कुछ कम पियेंगे तो फिर भी गवर्नमेंट को फायदा है, ज्यादा पियेंगे तो फिर भी गवर्नमेंट को एक फायदा है। और दूसरी चीज जो मैं चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था कि देखें पाकिस्तान को एक और एजाज हासिल है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और दूसरी एक पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद दुनिया में वाहिद मुस्लिम स्टेट है जहाँ पे शराब बनाने की फैक्ट्री है, और शायद किसी और मुल्क में शराब बनाने की फैक्ट्री नहीं है। तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि उसके ऊपर कितना टैक्स है, कितने, यानी कि मैं कुछ फिगर बता सकता हूँ कि यहाँ पे लाहौर के कुछ ऐसे होटल हैं जहाँ पे पर डे की जो सेल है वो कोई 20-25 लाख है, ठीक है ना। अगर वो बिक ही रही है, बन ही रही है, जिसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता ना, आज तक उसके ऊपर किसी ने कोई दीनी जमात ने बात की है, ना किसी टेररिस्ट सेक्टर ने उसके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश की है, स्कूलों पे हमले हो गए, कॉलेजेस पे हमले हो गए, ठीक है ना। अस्पताल अच्छा, तीसरी तजवीज़ क्या है? तजवीज़ क्या आती है? तजवीज़ तक नहीं पहुंचे यहाँ। तीसरी तजवीज़ क्या है? दूसरी तजवीज़ के एंड तक नहीं पहुंचे अभी। नहीं, वो कह दी ना कि शराब पे किसी को नहीं पता कि कितना टैक्स। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे थे कि इसको लीगल करके टैक्स? मैं ये चाह रहा था अगर वो एक चीज पाकिस्तान में बन ही रही है और वो बिक भी रही है तो क्यों नहीं उसकी प्राइस को डबल से ट्रिपल करके उससे भी कोई रेवेन्यू जनरेट किया जाए और उसको फिर। बिल्कुल सही, ठीक है। और तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, हेलो, बस ये 2 ही पॉइंट हैं। आपने कहा था 3, ये यही है 2 में। मैं ख्याल है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला दूसरा था। ओके, ठीक है, चले जी। आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन
इम्प्लीमेंट का मसला है। मसला इन्होंने कहा जी यूएई के ने 3 दिरहम की सिगरेट पे 9 दिरहम टैक्स लगा दिया। ठीक है, इसलिए लगा दिया भाईजान कि यूएई में जो भी आती है सिगरेट उसमें स्मगल्ड सिगरेट नहीं होती और उसमें 2 नंबर सिगरेट नहीं होती। पाकिस्तान में 36% जो मार्केट है सिगरेट की वो या तो 2 नंबर सिगरेटें हैं या स्मगल्ड सिगरेटें हैं। पहले तो इसका तदारुक किया जाए। और जो लीगल सिगरेट साज इदारे हैं 68 सिगरेट साज कंपनियां हैं और अगर टैक्स ईमानदारी से उनसे लिया जाए तो 40 से 45 अरब रुपए सालाना टैक्स मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त टैक्स पता है कितना मिल रहा है? कितना? 2.5 से 3 अरब रुपए। ठीक है, तो ये मिसाल तो फिर यहीं इसको ये तो यहीं पे दफन कर दें जी। बाकी रही शराब की बात, कोयटा में एक फैक्ट्री है और एक मरी ब्रूरी जो पिंडी में है, वहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलती हैं उस पर टैक्स लगता है। लेकिन वो जो पप्पू गली गली जाके जो है पप्पू को फ़ोन करके जो आती है ब्लैक लेबल और फलानी जो पाकिस्तान में नहीं बनती और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन उनकी है, उन पे कैसे टैक्स लगाएं? वो तो उस नेट में ही नहीं है, वो तो स्मगल्ड हैं, वो तो लांचों से आ रही हैं, उसमें तो ऊपर से लेकर नीचे तक की मछलियां हैं। तो पहले तो उसको ठीक करें ना, उसके बाद फिर वो टैक्स नेट में चीज़ें आएंगी। और फ़र्ज़ करें कि ये सारी 100% चीज़ें सिगरेट लीगल हो जाती है, शराब जो है उस पर टैक्स ईमानदारी से लिया जाता है, स्मगलिंग भी बंद हो जाती है, तो क्या भाईजान इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया जाएगा कि उससे पाकिस्तान के जो माशी मसले हैं वो 1% भी हल हो सके? नहीं, इतना तो हो जाएगा, हो जाएगा। आई थिंक डेफिनेटली ठीक जाएगा। इनफैक्ट इससे शायद लेकिन तजवीज़ इंटेंशन आपकी बुरी नहीं बहुत है, अच्छी है। लेकिन ये पता है ये लीकी बकेट वाला मसला है ना। जब आपकी बाल्टी के अंदर 4 छेद हैं, जितना पानी डालो वो निकलता रहेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन जो हम मेरे ख्याल है कि 70 सालों से बंद किया जाए बाल्टी की तह का, उसके बाद फिर रिफॉर्म्स की बात की जाए, फिर यही है अगला मरहला है। यही है। आदिल शेख साहब हैं इस्लामाबाद से। हेलो जी, वालेकुम सलाम सर। क्विकली 2 कमेंट्स करूंगा जी। अच्छा सर, एक तो आपकी कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में है कि आप ये रिसेंट जितने भी हमारे पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा जो मसला हुआ है वो आपकी तरह के बहुत कम ऑब्जेक्टिव जो थे वो काफ़ी रह गए, जो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली ही एनालाइज करें। फॉर एग्जांपल, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कोई एक बात गलत कही है तो उसको गलत कहा जाए, अगर किसी ने सही बात की है तो उसको अप्रिशिएट कर दिया जाए। तो ये आपके दरमियान जो आपका बेसिकली तबका है उसके अंदर पोलराइजेशन बहुत बड़े लेवल की हो गई। जी बिल्कुल, ये इसका जवाब हम दे चुके हैं पिछले सेगमेंट में। एक साहब ने यही सेम सवाल किया था, इसका तफसीली जवाब दिया जा चुका है जी। देखें, ये हो नहीं सकता कि माशरा तकसीम हुआ हो, कोई किसी की बात सुन भी ना रहा हो और वो हमें अफेक्ट ना करे। लेकिन अगेन ये सिर्फ एक पार्शल किस्म का जवाब है, पूरा जवाब आपने दिया हुआ है। वो मौलवी साहब थे मस्जिद के इमाम, तो वो जाहिर है वो बहुत मुत्तकी परहेजगार थे। एक दिन वो साहिल समंदर पे घूम रहे थे ना, भाई आदमी हैं, दिल चाहता है जाके वहाँ बैठे हुए थे। अब जो उन्हें पहचाना था पूछना, अरे मौलवी साहब आप यहाँ क्यों यार, क्यों नहीं? तो सहाफ़ी क्यों नहीं पोलराइज? आबिद बेग साहब हैं कराची से। नहीं, मैं ख्याल ब्रेक लेनी है, वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आबिद बेग साहब से बात। इस्माइल आसिम वाशुक साहब हैं बलोचिस्तान, वाशुक बलोचिस्तान से हैं, वाशुक जगह का। जी इस्माइल आसिम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसतुल्लाह खान साहब और खासकर प्रोग्राम के एंकर्स को खुशामदीद। सर मैं बलूचिस्तान के सबसे पसमानदा जिला, फरमाए। आवाज आ रही थी? जी आवाज आ रही है सर। सर मैं बलूचिस्तान के सबसे पसमानदा, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है वाशुक, और रकबे के लिहाज से तीसरी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। फरमाए। सर ये इधर मसले के जो मसाइल के बार लगाए हुए जो एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोड, बिजली कुछ भी नहीं है सर। अगर एजुकेशन की बात की जाए सर, असातिज़ा न होने की वजह से तकरीबन 40 से ज़ायद स्कूल है जो बंद है अभी तक। जी। दूसरी बात है सर, सेहत के हवाले से अभी तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का अस्पताल जो
अल्तवा का शिकार है वो तैयार नहीं है 7 साल। और वाहिद इंटर जो कॉलेज है बसीमा में है, तहसीली बसीमा में डिस्ट्रिक्ट का वाहिद इंटर कॉलेज है सर, ये भी अल्तवा का शिकार है। गुज़श्ता 7 सालों से ज़ेर तामीर है, लेकिन अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचा है। बहुत खूब। रोड के हवाले से भी बात किया जाए सर, रोड भी कुछ भी नहीं है। और इस जदीद दौर में भी वाशुक में अभी तक डिस्ट्रिक्ट वाशुक में जो जनरेटर है उन्हीं पर बिजली दिया जाता है। बिजली भी नहीं है सर थर्मल का। वो चलो 20 मिनट के फासले पर है तहसील माशके जो सरहदी शहर है, उनको जो ईरान से बिजली दिया जा रहा है वो तो चलो उन्हीं की मरूम मिन्नत है। लेकिन बाकी अजला में सिर्फ बसीमा में सर बिजली है। और सीधे के हवाले से बसीमा जो रूट है वो तफ्तान से लेकर जो कराची रूट यही है, यकमत से होता हुआ वादर टू कोयटा का रूट भी यही है, उजदार का है। एक मेन पॉइंट है जंक्शन है सर। अगर पश्तून बेल्ट का सेंटर भी बसीमा है सर। मैंने नॉन टीचिंग का जो केस दायर किया है 2019 में सर, ये अपॉइंटमेंट हुए, इनका टेस्ट इंटरव्यू भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इनके ऑर्डर नहीं हो रहे 2018 से अभी तक सर। मैंने कोर्ट में केस भी दायर किया नॉन टीचिंग के, और कोर्ट में भी फैसला सुनाया कि इनके ऑर्डर करो, फिर भी सर अभी तक इनके ऑर्डर भी नहीं हो रहे सर। इतना जुल्म हो रहा है। और 15 साल से इनका जो करप्शन का शिकार है, करप्शन हुई है बलूचिस्तान में सर। नेब कहां है, सिर्फ पंजाब तक महदूद है या कि बाकी बलूचिस्तान के अजला तक महदूद है। वाशुक में किसी को नेब ने इंक्वायरी नहीं किया है, क्यों नहीं किया सर? आला हुक्काम से मेरा यही दरख्वास्त है, ये आपकी तवस्सुत से भाई साहब इस्माइल आसिम साहब, पता नहीं हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं जब आप बोल रहे थे तो मुस्तकिल मैं आपकी आवाज़ पे ध्यान दे रहा था कि उस आवाज़ में जो दुख टपक रहा है वो यहाँ आके लगा है। और ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान पे कोई भी बात की जाएगी तो अब क्लीशेड बात ही होगी, रिवायती किस्म की बात होगी कि पसमानदगी, सेहत, तालीम, बेचैनी, नौजवानों की बेरोज़गारी वगैरह। हम लाख बार ये बातें कर चुके हैं, कर करके उस तासीर ख़त्म हो गई है, यूँ समझ लें, अब कोई नहीं है। लेकिन आपकी जो आवाज़ थी वही है, उसमें सारा दर्द हम महसूस कर सकते हैं। बेबसी, अब तो तेरे हाथ भी अब टूट गए, पाँव पहले ही मयस्सर न थे चलने के लिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं इसके अलावा क्या। वक्त भी ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।